मैं शहर में रहा करती थी। तभी मेरी शादी एक गांव में हो गई थी। मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे थे। पहला हादसा यह वाक़या हुआ था कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर कमाने की गर्ज से चला गया। अब मैं अपने घर में अकेली थी। भरे ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं बस अपनी मदद आपके तहत चल रही थी। एक रात का जिक्र है कि मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि मेरे ज़हन पर एक खौफ सा सवार हो गया। उसके बाद मैं सोने के लिए लेटी, मगर फिर भी मेरा दिमाग खौफ के ज़ेर असर था। फजर तक मुझे नींद न आई। उसके बाद न जाने कब मेरी आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू अभी तक सो रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी। मुझे तो सोए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था। मैं आंखें मलती बाहर आई। वह मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ बेटी? सब खैरियत है? तब मैंने उन्हें सब बताया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नंद के कमरे में सो जाओ। आखिर वो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की यह बात अजीब सी लगी। अपनी बेटी कहने की बजाय वो उसे अपनी नंद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से सारिया के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने कुछ दिली से सर हिलाए और आकर नाश्ता करने लगी। अभी तक सारिया सोकर नहीं उठी थी। अम्मा ने उसे जगाया। हम सबने नाश्ता किया और फिर वो कॉलेज चली गई। दिन भर मैं यही सोचती रही कि आखिर रात भर वो आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल भाल गई। रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे सारिया के कमरे में सोने का कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने सारिया से कहा, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ। कमरे की बत्ती जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। सारिया की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं सारिया, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो लेती हूँ। बस अपने कमरे में मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर सारिया ने एक बार फिर मुंह बनाया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं सारिया, मैं आज भी अपने कमरे में नहीं सो सकती। कल रात को मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली राहदारी में सुनी थी। उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। और मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर वगैरह लाकर सारिया के कमरे में डाल दूँ। लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो सारिया दरवाज़ा बंद करके सो चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ों ने मेरा दिल दहला के रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने वही शिकायत कर दी। उनसे कहा कि सारिया ने मुझे अपने कमरे में जगह नहीं दी। सास ने सारिया को डांट दिया और बोला, कल से तुमसे अपने साथ सुलाऊंगी। मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अब सारिया के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैं अपनी जगह बना ली और कंबल तान कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि पहले सारिया को प्यास लगी। उसने मुझे बुलाकर दिखाया और बोली, भाभी बात तो सुने, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करें मेरे लिए जाकर पानी का गिलास ले आए, बहुत प्यास लग रही है। तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। सारिया की बात सुनकर मैं फौरन घबरा गई। क्या हुआ सारिया, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। जाएं, मेरे लिए जाकर पानी ले आएं। सारिया ने कहा। मैं शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर जाते मैंने देखा सारिया गुस्से से भरी निगाहों से मुझे घूर रही थी। खैर मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो ये देखा कि हैरत की इंतहा न रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। सारिया, दरवाज़ा खोलो। उस वक्त कहाँ जाऊँ मैं? मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, क्योंकि घर में शोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से हल्की हल्की दस्तक देती रही, मगर सारिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी तो जैसे खौफ के मारे जान निकल रही थी। रात के अंधेरे में घर भी इतना खुला था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लग जाता। मगर क्या करती, पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने जवाब नहीं दिया। मजबूरी में डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने बाहर राहदारी की रोशनी
के लाई। अच्छी तरह से अपने कमरे में देखकर अंदर गई और फिर दरवाजे को कुंडी लगाई। बेड पर लेट गई। काफी देर यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। इस शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ था। घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही रखी रही। काफी देर गुजर गई। शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आंख खुली। मगर अब मैंने तहैया कर लिया कि सारिया की इस चालाकी में मैं नहीं आऊंगी। आखिर वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने न सास से गिला किया, न ही सारिया से इस बात का शिकवा लिया। लेकिन फिर रहा ना गया। हल्का सा जिक्र किया तो सारिया उलट मुझ पर चढ़ दौड़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने के लिए भेजा था। उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतजार करती रह गई। सारिया की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। लोग भी कितने मुनाफे को ढूंढते होते हैं। खैर, क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। अगली रात मैंने फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने सारिया से वादा लिया कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की। दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खुश उसलूबी से काम लिया। सारिया को किसी बात का गिला नहीं किया। इसी तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे उसने मुझे वैसे ही जगा लिया। बोली कि भाभी, घबराहट हो रही है मेरे लिए, जरा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। सोने की भरपूर अदाकारी की। सारिया मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख न खोली। वो समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज में पुकारा। मैंने जवाब न दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से बैठी अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबी उसने अपने पास ही रखी हुई थी। इससे पहले एक पोटली निकाली, एक नजर दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोली। फिर इधर उधर देखती रही। फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। ये देखकर तो मेरे ठंडे पसीने छूट गए। या खुदा, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। उसे कुछ मालूम तो होना चाहिए कि ये घर की इज्जत है। इसके भाई परदेश कमाने गए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, और इसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं कि सारी आधी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि इसमें हम सभी की बदनामी है। पहले मैं सारिया को खुद समझा कर देखूंगी। मैं अभी बिस्तर में लेटी थी कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी कि सारिया की वजह से खामोश ही लेटी रही। देखा तो सारिया कमरे से अंदर आ रही थी। उसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रही। सारिया तो बड़ी ही सीधे दिलेर निकली थी। अब मेरी समझ में आया कि सारिया मुझे रात को पानी पीने के बहाने से बाहर क्यों भेजती थी। तो मैं चुप हो गई। एक सीधा तो हाथ आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया ना करे। मेरी नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसकी टेबल के पास रख लिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे जगा दे। रात के उस पर वो अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं मुकम्मल अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझे सब्र न हुआ। मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और सारिया की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। यह घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते ही नहीं थे। एक पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी चीजें मेरे पाँव में चुभकर उस सफर को तकलीफ से बना रही थी। मगर सारिया का शायद पहले से इंतजाम कर रही थी, वरना वो इतनी तेज रफ्तारी से न चलती। मैं देख रही थी सारिया काफी तेज तेज कदम उठाती आगे की जाने बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अगरचे मुझे डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी नंद इतनी बहादुर और दिलेर हो सकती है तो मुझे क्या मसला। जबकि मैं तो हक और सच की तलाश में जा रही थी। उस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। थोड़ी दूर जाकर सारिया ने
पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। एक पुराना सा बाग था। सारिया ने छोटी सी बार उबूर की और अंदर चल गई। वहां जाकर उसने न जाने क्या किया। वो जमीन पर बैठकर मट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ ना किया और उल्टे कदम वहां से वापस आ गई। अभी तो अब मैं सोचने लगी कि सारिया को काबू कैसे करूं। तभी बैठे बैठे मेरे जहन में ये एक ख्याल आया। मैं सारिया से सारी हकीकत जानना चाहती थी। क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद होते, इसलिए सारिया के आने और जाने का वाहिद रास्ता खिड़की थी। मैंने वो खिड़की जहां से सारिया निकलकर बाहर भागी थी, उसे अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। मैं सारिया के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद ही सारिया के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। सारिया ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज में कहा, सारिया, मुझे तुम्हारी हकीकत का अंदाजा हो गया है, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। सुबह तक तुम घर से बाहर होगी ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उसका अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर सारिया गुस्से में आ गई। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, सर्दी लग रही है। सारिया की जल्दबाजी बता रही थी कि वो भी खौफजदा है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं खिड़की नहीं खोलूंगी जब तक वो मुझे सारी बात नहीं बता देती। भाभी, तुम एक बार खिड़की खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उससे कसम ली थी कि वो मुझे सारी बात सच सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोली और वो बड़बड़ाती हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, खुदा का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। मुझे अपने भाइयों की कमाई का एहसास है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। ये कहते हुए सारिया अलमारी की तरफ बढ़ी और वही गठरी वहां रखने लगी। मैंने गठरी उसके हाथ से ले ली। तुम मुझे सारी बात बताओ, जैसा कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा जान को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वो डर गई। अच्छा भाभी, बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गठरी में क्या है ये भी दिखा दूंगी। मैं हिम्मतन गोश हो गई। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। आप तो जानती हैं, मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत ईको डेरे के बेटे को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जहाँ भी जाती वो मुझे पहले से ही वहीं खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कि वो शिकारी और मैं उसका शिकार हूँ। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लेती, उससे बचकर ना जाती। एक दिन मैंने उसे मिन्नत की, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे भाई प्रदेश में है, वो मेरे लिए रुपए कमाते हैं, मुझे फीस देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉलेज आकर ऐसी बातें करूं। मेरी बात पर वो खूब गुस्सा कहने लगा, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करना होगी, ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र न करो, मैं किसी अकेली तन्हा जगह पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बड़े से होटल में तुम आओ, जहाँ सब लोग खाना खाते हैं। हाँ, मुझसे मिलो, बात करो, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताता हूँ। मैं तुमको माकूल आदमी ना लगा तो भले मुझे छोड़ देना, मैं कभी कुछ ना कहूँगा। मुझे उसकी ये तस्वीर पसंद आई। सोचा कि शायद एक बार वो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद हो। मुकर्रर दिन मैं उसके होटल में चली गई जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं इसलिए भी बेफिक्र थी कि उस होटल में पहले भी जा चुकी थी। अक्सर यहाँ पर 200-300 लोग बैठे होते थे। सो डर वाली कोई बात नहीं थी। हमने होटल के दूसरे फ्लोर पर जाना था, जहाँ पर तकरीबन 300-400 कुर्सियाँ और मेज लगे हुए थे। मुकर्रर वक्त पर मैंने मुनीब से कहा कि हम नीचे बैठकर बात कर लेते। वो कहने लगा, वो फिर ज्यादा लोग होंगे तो तुम यहाँ महफूज रहोगी। यहाँ तो 4 लड़के ही बैठे हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी इज्जत को बाजार में रुसवा करूँ। उसकी ये फिल्मी लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। खैर, ऊपर जाकर मैंने देखा वहां पर पूरा हॉल खाली था। एक भी आदमी वहां नहीं था और दरवाजे पर भी कोई नहीं था। मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने कहा, मुनीब, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या तुमने यह हाल बुक करवाया है? मुनीब ने हाँ में सर हिलाया और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तुम मुझे इसलिए यहाँ ले आई हो? मैं गुस्से और नफरत से उसे देखा। उसने मुझे आगे बढ़कर रुसवा करने की कोशिश की।
तो मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। इस बात पर वो गुस्से से तिलमिला उठा। मैं जल्दी से बाहर भागी, दरवाजा खोलकर एक कदम आगे ही रखा था कि उसने मुझे मेरे बाजू से खींचकर अंदर करना चाहा था। इतने में एक लड़का वहां आ गया। न जाने कैसे वह फरिश्ता बनकर ऊपर आया था। उसने मुनीर को गिरबान से पकड़ा और मुझे उसके तसल्लुम से आजाद करवाया। मैं उसका शुक्रगुजार हुई और उसका शुक्रिया अदा करती नीचे आ गई। मुनीब की नीयत पता चलने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उसने मुझे इतना दूर क्यों समझ लिया? क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? यही बातें सोचती मैं घर आ गई। उस दिन मेरा कॉलेज में दिल नहीं लगा। अपने उस मोहसिन के बारे में सोच रही थी कि जिसने मुझे मुनीब के अजाब से बचाया था। खैर 3 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और यह कि मेरे और मुनीब के मामलात का भी पता था। तभी वह मेरा छुपकर पीछा करता था। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हुई। उसका नाम एहसान था। मैंने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे एहसान की यह बात बहुत पसंद आई कि उसने मिलने पर मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया और खामोशी से मेरा हक अदा कर दिया। खैर इस बात की खबर जल्द ही मुनीब को होगी। मुनीब असर रसूख वाला लड़का था। उसने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए एहसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बस में होता तो वो उसकी जान ले लेता, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारा आखिरी साल आ गया। अब मुनीब ने अपनी कमीनगी दिखाना शुरू कर दी। पूरे साल की मेहनत का अजर नहीं मिलना था। जब हमारे एक प्रोफेसर ने एहसान को एक तजर्बा करने को दे दिया जिसे हमारे लिए करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। मुनीब ने अपने असर रसूख से ऐसा जाल बिछाया कि एहसान कम अज कम इस तजर्बे में फेल हो जाए और उससे प्रोफेसर के सामने जिल्लत उठाना पड़े। इस तजर्बे के लिए हमें इंसानी हड्डियों से ढांचा बनाना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ से मिलेगा। एहसान ने बहुत कोशिश की मगर मुनीब के असर रसूख की वजह से ये भी मुमकिन न था। कॉलेज के आसपास उसकी जान पहचान बहुत थी, इसलिए एहसान को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में मैंने उसका साथ देने की ठान ली क्योंकि उसने ऐसे वक्त में मेरी मदद की थी। बिल्कुल बेबस थी। तब मैंने पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पास ही जो बाग है वह जिन्हों भूतों के हवाले से मशहूर भी है और वहाँ पर इंसानी ढांचे अक्सर पड़े नजर आते हैं। इस बात ने मुझे हिम्मत दी। तभी मैंने दिन को यह काम नहीं कर सकती थी क्योंकि ये जगह कॉलेज के पास है। मुनीब की नज़र पड़ी तो वो मेरे लिए अलग मुश्किल है खड़ी कर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये काम रात के अंधेरे में करूं। मैं दिन को जगह का तयन कर लेती और रात को वहां जाती। आज कुछ आखिरी चीजें रह गई थी जो मुझे मुकम्मल करनी थी। ये देखो अब ये सब कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी से अपनी गठरी खोलकर मुझे दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे सोने का कह दिया और खुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी नर्द की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी एहसान से करवा दी क्योंकि सच है जो लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हों उनके दरमियान नहीं आना चाहिए। इस सब में मुनीब की पूरी कोशिश रही कि वो सारिया को अपना बना ले, मगर सारिया ने भरपूर मज़ाहमत की और एहसान से शादी करके दम लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि सारिया और एहसान को मिलाने में कुछ न कुछ हाथ मेरा भी है। अल्लाह मेरी नंद को